नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग इसके पहले के टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या-क्या कवर कर चुके हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है? तो इस प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक में हम लोगों ने अभिलेख, सिक्के, ठीक है, मूर्तियाँ, इन सारी टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में भी में हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, और जैन ग्रंथ। तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ वाला टॉपिक हमारा छूटा हुआ है। इसको हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ कर लेंगे, ठीक। तीसरा जो है हमारा बचा हुआ था वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, ये वाला टॉपिक हमको कवर करना है। जैसा कि आप लोग हेडिंग ही देख चुके हैं कि विदेशी यात्रियों का विवरण। अब ये विदेशी यात्रियों के विवरण वाले टॉपिक को हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ये है कि प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे। तो स्रोत में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण वाले टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे यात्री आए हैं जिनके द्वारा कुछ वृतांत लिखे गए हैं। वृतांत का मतलब होता है कि यात्रा के दौरान जो भी बातें लिखी जाती हैं उसको हम लोग वृतांत कहते हैं, ठीक है। कुछ उन्होंने रचनाएँ की हैं, ठीक है? तो उन रचनाओं से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जो हमें इतिहास को लिखने में कहीं न कहीं सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। अब विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इनको भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला जो है, वो हम लोग देखेंगे कि यूनानी एवं रोम यात्री या उनको लेखक भी कह सकते हैं। यूनानी एवं रोम के लेखक। दूसरा जो हमारा वो है चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्रियों का विवरण। तीसरा जो है वो है हमारा अरबी या अरब यात्रियों का विवरण। अरब यात्रियों का विवरण। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो भी यूनानी लेखक या रोम के लेखक हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। इसी तरीके से चीनी यात्रियों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन चीनी यात्री आए हुए हैं। ये टॉपिक आपका स्टेट पीसीएस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जरूर आपको एक दो प्रश्न मिल ही जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन बने हैं, यूपी पीसीएस में भी बने हैं, बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन बने हैं, एमपी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आरएएस में भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है। ठीक, तो ये कहीं न कहीं स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं खूब। और इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है? एसएससी सीजीएल हो गया या स्टेट के जो छोटे-मोटे ट्रिपल एससी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो हम लोग यूनानी एवं रोम के लेखक वाले टॉपिक को कवर करेंगे, फिर चीनी यात्रियों के विवरण को देखेंगे और अरब यात्रियों के विवरण वाले टॉपिक को देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार दोबारा आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी नोटिफिकेशन वीडियो मिल नहीं पाएगा ना। आपको पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो कब आ रहा है, कब चला गया। तो आप ज़रूर इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे कि वीडियो कब कब आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला है कि 2024 और 2023 को टारगेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकताएं अभी 2023 को लेके हैं। 2023 को लेके मैं हिस्ट्री वाले खंड को पूरा कराऊंगा और 2024 के लिए आपको सारे चैप्टर यानी प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के और आधुनिक भारत के सभी विषयों को एकदम डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनानी एवं रोम के लेखक। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में, उसमें क्वेश्चन ये बनते हैं
कि सिकंदर से पूर्व कौन से ऐसे यूनानी या रोम लेखक हैं जो भारत में आए थे या भारत से संदर्भित, भारत के संदर्भ में कोई उन्होंने रचनाएं की हैं या कोई बात बताई है। तो हम लोग सिकंदर को आधार बना के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो यूनानी, यूनानी एवं रोम के लेखक। अब यूनानी और रोम के लेखक में जैसे मैंने बताया कि इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो सिकंदर से पूर्व के लेखक, दूसरा सिकंदर के समकालीन कौन कौन से यूनानी या रोम के लेखक रहे उनको, और तीसरा हम लोग देख लेंगे कि सिकंदर के बाद कौन कौन से लेखक हैं। तो आपके पेपर में जो प्रश्न पूछता है ना वो सीधे ऐसे पूछेगा कि सिकंदर के समकालीन लेखक ये फला आदमी था, या ऐसे कह देगा कि हेरोडेटस सिकंदर के समकालीन लेखक था, ठीक है। मेगास्थनीज का नाम ले सकता है, डाइमेकस का नाम ले सकता है, डायनोसियस का नाम ले सकता है। तो फिर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यार ये इसमें सिकंदर के समकालीन कौन है, बाद का कौन है, पहले का कौन है। तो इसलिए मैंने इस पूरे खंड को क्या किया, तीन, सिकंदर को आधार बना के तीन भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिकंदर के पूर्व के लेखक कौन कौन है। तो इसमें आपको दो लेखकों के नाम मिलेंगे। एक तो पहला जो नाम है वो है टीसीएस का। अभी हम लोग इनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि टीसीएस कौन था। दूसरा जो यात्री है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस। तो आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा अपना यहाँ से। तो पहला जो हो गया वो है टीसीएस। अब टीसीएस के बारे में ये बताया जाता है कि ये ईरान का राजवैद्य था। ईरान का ये राजवैद्य था, ठीक है। ईरान के बारे में सॉरी, टीसीएस के बारे में ये बताया जाता है कि टीसीएस जो है ये ईरान का निवासी था और वहाँ पे ये राजवैद्य के रूप में कार्य करता था, ठीक है। इसके वर्णन में ज़्यादातर जो भी कहानियाँ बताई गई हैं, मतलब इसने जो भी वर्णन किया हुआ है या इसने जो भी कहानियाँ बताई हैं, ठीक है, वो सारी कहानियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अधिकांशतः, अधिकांशतः क्या है, कल्पित कहानियाँ हैं। कल्पित का मतलब होता है कल्पना पे आधारित, ठीक है। ज्यादातर ये चीजें क्या हैं, कल्पना पर आधारित हैं, कल्पना पर आधारित है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इस पे हम लोग पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। पूर्णतः क्या है, ये अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। तो हम लोगों ने दो पॉइंट देख लिया टीसीएस के बारे में। पहला, ये तो ईरान का राजवैद्य था, और दूसरा इसने जो भी कहानियां या जो भी वर्णन लिखा है वो कहानियां अधिकांशतः क्या है, काल्पनिक है, यानी कल्पना पे आधारित हैं। पूर्णतः इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, यानी ये अविश्वसनीय है। दूसरा जो नाम है ये है हेरोडेटस का। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, खूब ज्यादा बने हुए हैं। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। इसने जो है हेरोडोटस ने 5वीं सदी में, ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसने एक रचना की थी, यानी इसने एक बुक लिखा था, उसका नाम था हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। इसने हिस्टोरिका नामक एक बुक की रचना की थी। और इस किताब में उसने क्या बताया है, तो इसमें उसने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। इसमें भारत और फारस के संबंधों का क्या किया है, वर्णन किया है। तो हम लोगों ने सिकंदर के पूर्व के लेखकों में हमने देखा दो लेखक हैं, एक तो टेसियस है, दूसरा हेरोडोटस है। टेसियस के बारे में कहा जाता है कि ये ईरान का राजवैद्य था और इसने जो भी कहानियाँ जो भी चीज़ें लिखी हैं वो ज़्यादातर चीज़ें कल्पना पे आधारित हैं। तीसरी अगर मैं दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ हेरोडोटस के बारे में, तो हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसने 5वीं ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, ईसा पूर्व में, 5वीं ईसा पूर्व में इसने एक रचना की थी, उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में जो उसने लिखा है उसमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में बताया हुआ है।
तो हम लोगों ने सिकंदर के पूर्व के यात्रियों को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सिकंदर के समकालीन लेखक कौन थे। चलिए, तो सिकंदर के समकालीन लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखकों में तीन का नाम आता है, जिसमें एक का नाम है क्या नाम है, एक का नाम है आनेसिक्रिटस, ठीक है, दूसरे का नाम है निरियाकस और फिर अरिस्टोबुलस। तो समकालीन लेखकों में जो नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक का नाम है निरियाकस और दूसरे का नाम है आनेसिक्रिटस, ऑनेसिक्रिटस, और जो तीसरा है उसका नाम है अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ये तीन है, याद रखिएगा, निरयाकस, आने सिक्रिटस, ठीक है, और अरिस्टोबुलस। ये तीन यात्री जो हैं ये सिकंदर के समकालीन लेखक हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निरयाकस सिकंदर के समकालीन लेखकों में से एक था। स्टेटमेंट अगर कभी बनाएगा तो उसमें आने सिक्रिटस को भी कह सकता है कि आने सिक्रिटस सिकंदर के समकालीन लेखकों में से था या सिकंदर के साथ आया हुआ था, या समकालीन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है, ये चीज। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने ये डिस्कशन कर ही लिया, अब हम लोग जो आगे का देखेंगे, देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि सिकंदर के बाद के लेखकों में किसका नाम आता है। तो सिकंदर के बाद के लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई लेखक है तो वो है मेगस्थनीज का नाम आता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं उनका भी नाम मैं लिख लेता हूँ। तो एक तो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज है, दूसरा जो है आपका वो है डाईमेकस, और तीसरा जो है वो है आपका डायोनोसियस, डायोनोसियस, ठीक है। ये आपके तीन लेखक हो गए। अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे मेगस्थनीज के बारे में कहा जाता है कि इसको यूनान का ही, यूनान का एक शासक होता है, उसका नाम है सेलुकस, सेलुकस, सेलुकस ने ही जो है मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था, राजदूत के रूप में भेजा था। तो ये राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसने जिस पुस्तक का नाम लिखा है, इसने एक पुस्तक की रचना की है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका, इंडिका। और इस इंडिका में जो है मौर्य काल की, मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन संस्कृति, ठीक है, मौर्यकालीन समाज और संस्कृति, ठीक है, इनके बारे में कहीं ना कहीं इससे जानकारी हमको मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेगस्थनीज जो है इसको सेलुकस नामक यूनानी शासक ने राजदूत के रूप में भेजा था, ठीक है। और इसके बाद जो है इसने एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, और इस इंडिका से कहीं ना कहीं मौर्यकालीन समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, और भी कहीं ना कहीं वहाँ की सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, मेगस्थनीज। दूसरा जो लेखक मैं बताया हूँ वो है डाईमेकस। तो डाईमेकस के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लें कि डाईमेकस कौन था। चलिए, तो डाईमेकस के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है सीरिया का नरेश था, सीरिया नरेश था। अब ये सीरिया कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये भारत के मैप में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान है, इसके बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद इराक है, और इराक के बाद जो है ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये सीरिया है, ठीक है। तो ये सीरिया हो गया, सीरिया के बाद ये हो गया हमारा इराक, फिर ईरान, ईरान के बाद ये फिर ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद ये भारत। तो ये जो था सीरिया का एक नरेश था, उसका नाम था अंतियोकस,
अंतियोकस। और इसी अंतियोकस का ये क्या था, राजदूत था। इसका ये राजदूत था कौन, डाइमेकस। यानी अंतियोकस ने डाइमेकस को राजदूत के रूप में भेजा था, किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। और फिर जो है ये डाइमेकस जो है किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया था। अब ये राजदूत के रूप में आया था। तो आप इतना ही इसके बारे में जानिए, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। डायनेसियस के बारे में कहा जाता है कि ये मिस्र का था, मिस्र का। और इसने जो है मिस्र का एक शासक था, उसका नाम था टोलेमी फिलाडेल्फस। टोलेमी फिलाडेल्फस। तो टोलेमी डेल्फस का ये क्या था, राजदूत था। तो तीन चीजें जरूर याद रखिएगा, मेगास्थनीज को किसने राजदूत बना के भेजा, तो सेल्यूकस ने। डाइमेकस को किसने भेजा, तो अंतियोकस ने। और डाइनोसियस को किसने, तो टॉलेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत बना के भेजा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये डाइनोसियस भी जो है ये भी बिंदुसार के दरबार में ही आया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि सिकंदर के बाद के लेखकों में और किसका नाम आता है। तो इसके बाद भी और भी कई सारे प्रमुख शासक हैं, उनके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। लेखक रहे हैं, सॉरी शासक नहीं है, लेखक हैं। कौन कौन से हैं, यात्री भी हम लोग उनको कह सकते हैं। तो एक तो प्लिनी का नाम आता है, प्लिनी। इसके बाद जिसका नाम आता है प्लिनी। प्लिनी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। प्लिनी के बारे में कहा जाता है कि इसने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी, इसमें ये क्या बताता है, तो इसमें ये भारत के पशुओं, ठीक है, पौधों और खनिज पदार्थों, इन सब की जानकारी जो है इसमें ये देता है। कौन, प्लिनी। तो प्लिनी के बारे में हम कह सकते हैं कि इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इस इस पुस्तक में ये भारत के पशुओं, पौधों, खनिजों, इन पदार्थों, इन सब के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। इसके अलावा एक और पुस्तक आपको मिलेगी टॉलेमी की। इसके बाद की जो है उसमें हम लोग टॉलेमी को देखेंगे। टॉलेमी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जियोग्राफी। जियोग्राफी। ठीक है। जियोग्राफी की रचना की थी। और इसके अलावा एक और पुस्तक है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी। अब इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का जो लेखक है वो अज्ञात है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में, कब, 2018 में। सीधे इस पुस्तक का नाम लिखा था और पूछा था कि इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका लेखक क्या है, अज्ञात है ना, इसका कोई लेखक नहीं है। लेखक में विकल्प में प्लिनी, टॉलेमी, डाइमेकस, डाइनोसियस, मेगास्थनीज का नाम दे देगा। लेकिन याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का कोई भी लेखक नहीं है। तो दोस्तों हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे वो थे सिकंदर के पहले के लेखक, सिकंदर के बाद के लेखक और सिकंदर के समकालीन लेखक। आगे हम लोग देखेंगे चीनी यात्रियों के विवरण में। अब चीनी यात्रियों के विवरण में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन आपको तीन यात्रियों के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। पहला है फाहियान। फाहियान। दूसरा जो है वेन सॉन्ग है, वेन सॉन्ग। और लास्ट जो है वो है इत्सिंग। इत्सिंग। ये तीन आपको यात्रियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। जैसे फाहियान के बारे में क्या कहा जाता है, तो पहले तो हम लोग क्रम जान लेते हैं कि ये किस किस क्रम में भारत में आए थे। तो फाहियान के बारे में कहा जाता है कि ये 5वीं सदी में भारत आया था। ठीक है। वेनसांग कब आया था, तो ये 7वीं सदी में आया था। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेगा एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी 7वीं सदी में ही भारत आया था, लेकिन 7वीं सदी के अंत में आया था। ठीक है। तो क्रम आपको हमेशा ये याद रखना है।
ठीक है, कालानुक्रम पूछ लेगा तो ऐसे याद रखना है। फाहियान के बारे में कहा जाता है कि दूसरा पॉइंट जो है याद रखने वाली वो है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। और जो वेनसांग था, इसका तो याद ही होगा आपको, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। गुप्तोत्तर काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था उसमें प्रभाकर वर्धन, ठीक है, और हर्षवर्धन, तो उसमें ये हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन। इसके बाद हम लोग इत सिंह के बारे में देखेंगे तो इत सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। लेकिन जब ये भारत में आया था तो इसने अपने विवरण में, देखिए, इसने अपने विवरण में ये बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन सब का वर्णन किया हुआ है। तो अब 7वीं सदी के अंत की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, 7वीं सदी का जो अंत वाला समय है वो क्या है, गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर काल है। तो गुप्तोत्तर काल के जो अंतिम शासक है उसमें हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन के बाद का कोई शासक एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि किसके काल में आया था, लेकिन आप लोग जरूर ये याद रखिएगा कि ये इत सिंह जो है 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ये जो वर्णन करता है तो ये नालंदा, नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इन दोनों विश्वविद्यालय के बारे में, विश्वविद्यालय, इन दोनों का ये वर्णन करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चीनी यात्रियों को भी देख लिया। अब देखिए, ये हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जो चीनी यात्री आए थे इनके द्वारा जो भी सूचनाएं मिली उनको इतिहास में लिखने में सहयोग के रूप में यूज किया गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा फाहियान हो गया 5वीं सदी में, वेनसांग और इत्सिंग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला जो हम लोग देखेंगे वो है अरबी लेखक या अरबी यात्री। तो अरबी लेखक कौन कौन रहे हैं, कौन कौन अरबी यात्री आए हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अरबी यात्रियों में आपको कई सारे नाम मिलेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से आपको दो के बारे में जरूर याद रखना है, एक तो अलबरूनी और दूसरा है इब्न बतूता। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि देखिए कुछ अरबी लेखक जो हैं यात्री आए जो हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम नाम बताएं तो एक तो नाम है अल सुलेमान का, अल सुलेमान। अगला जो है आपका अल मसूदी, अल मसूदी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि संगम काल में ये आए थे, संगम, संगम काल के टाइम पे ये आए हैं, जिसमें हम लोग चोल, चेर और पांडव, इन तीनों शासकों के इन तीनों राज्यों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चोल वंश हो गया, ये चेर वंश और ये पांडव वंश, इन राज्यों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे अल सुलेमान और अल मसूदी का नाम आता है। इसके अलावा मार्को पोलो का भी नाम आपको मिलेगा, ठीक है। मार्को पोलो, मार्को पोलो के अलावा इब्न बतूता का नाम आपको मिल जाएगा, इब्न बतूता। और फिर जो है हम कह सकते हैं एक और मुख्य नाम है अलबरूनी का। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख नाम हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा और भी आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, जैसे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके एग्जाम में मिल जाए। जैसे एक तो नाम है फरिश्ता का नाम आता है, फरिश्ता, ठीक है। इसके अलावा आपको हसन निजाम का नाम मिल जाएगा, हसन निजाम। इसके अलावा अल बिलादुरी, अल बिलादुरी। और भी कुछ नाम है जैसे निजामुद्दीन हो गया, निजामुद्दीन हो गया। तो ये कुछ नाम मैंने बताए हैं कि जो अरबी लेखक या यात्री कह लीजिए या संगम काल के टाइम पे जो है कुछ लोग आए हैं, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में और अल बरूनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। इस बार भी अल बरूनी से एक क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आए हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग अल बरूनी को देख लेते हैं यहाँ पे, अल बरूनी के बारे में। देखिए अलबरूनी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ कि अलबरूनी कौन था, कैसे था, तो ये 11वीं सदी में, ये 11वीं सदी में महमूद गजनवी का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, महमूद
गजनवी, गजन गजनवी, महमूद गजनवी। तो ये महमूद गजनवी के साथ जो है ये कहाँ आया था, भारत आया हुआ था। ठीक है। और ये जब भारत आया था तो इसने तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या इसी को एक और नाम दिया जाता है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। इस पुस्तक की इसने रचना की थी। ठीक है। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, इसी को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने इसकी रचना की हुई थी। ठीक है। और कहा जाता है कि इतिहासकारों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारतीय उस टाइम पे 11वीं सदी के दौरान के इतिहास जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी हो तो वो अलबरूनी का लिखा गया जो है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जो है, इससे कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अब अगर अलबरूनी को और थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आप लोग कवर करेंगे तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इतना ही आता है। इससे आगे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। थोड़ा सा और इसमें हम लोग डिस्कशन ये कर लेते हैं कि इसने जो किताबुल हिंद की रचना की थी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था इसी का। एक तो अरबी में किया गया था और दूसरा अंग्रेजी में किया गया था। ठीक है। तो जो अरबी में अनुवाद किया था जिस व्यक्ति ने, अनुवाद यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा, कि अरबी में जिस व्यक्ति ने अनुवाद अनुवाद किया था, सॉरी, यहाँ से अरबी, चूंकि ये तहकीकी जो हिंद है ये अरबी में ही लिखा गया था, इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो अंग्रेजी में जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया था उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एडवर्ड साची, एडवर्ड साची नाम है उसका। ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद जिसने किया था उसका नाम है एडवर्ड साची। अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में, क्योंकि इब्न बतूता से भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, इब्न बतूता, इब्न बतूता के बारे में ये कहा जाता है कि ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का, मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है। इसके अलावा इसने जिस पुस्तक की रचना की, या जिसने इसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था, यानी यात्रा करने के दौरान जो लिखा था इसने, उसे रेहला के नाम से जाना जाता है, रेहला के नाम से। ठीक है। अगला इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब भारत में आया था तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का। और उस टाइम का जो शासक था ना, जो सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पे रखा था, काजी के पद पर नियुक्त किया था, काजी के पद पे नियुक्त किया था। अब ये काजी क्या होता है, काजी, तो काजी जो है ना एक धार्मिक पद होता था। ठीक है। धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में न्याय संबंधी जो कार्य करते थे उन्हीं को काजी के नाम से जाना जाता था। फिर इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है राजदूत बना के दिल्ली सॉरी चीन भेज दिया था, राजदूत के रूप में इसे कहाँ भेज दिया, चीन। और फिर ये मौके की फिराक में था ही कि किसी तरीके से यहाँ से बच के निकले, क्योंकि इसको किसी ने बता दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये जो है चीन से मौके का फायदा उठा के तुरंत जो है ये अपने देश भाग गया, मोरक्को। तो ये इब्न बतूता के बारे में इतना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक डिस्कशन किया उसके हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा पूरा ये टॉपिक जो पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर में मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, और कुछ रचनाकार हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास के लिए हमारा इतना ही है। आज हमने पूरा टॉपिक डिस्कशन कर लिया। अगला जो हमारा चैप्टर होगा
वो हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का विकास काल। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल देखेंगे। तो वो हमारा दूसरा चैप्टर होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को, मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट आपके सामने रखता हूँ वो एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड रहती है। एनसीईआरटी को अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी एनसीईआरटी और प्लस अलग से नोट्स के साथ सारी चीज़ें मेंशन करने के साथ ही आपके सामने लाता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।